दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप जानते तो होंगे, रोज पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, लेकिन कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की होगी कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हर तीसरे चौथे दिन आप देखते होंगे कि सीबीआई ने इस ऑफिसर को पकड़ लिया, उस इंस्पेक्टर को पकड़ लिया, इस सुप्रीम को पकड़ लिया, उस सुप्रीम को पकड़ लिया, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आज मैं इस विषय को विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूं कि मैंने 1982 में एमएससी किया डीवी कॉलेज देहरादून से, और वो भी केमिस्ट्री में। उसके बाद जैसा कि हर एक स्टूडेंट के साथ में होता है, उस जमाने के हिसाब से कंपटीशन की तैयारी करने लग गया। मैंने बैंक्स के इम्तिहान दिए, मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज दिया और बाकी इम्तिहान दिए। चूंकि मैं देहरादून में था, मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए कभी कभी ऐसा होता था कि परीक्षा की एप्लीकेशन तो डाल देता था, लेकिन एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ता था, जिसका मेरे पास में पैसा नहीं होता था और मैं दिल्ली नहीं आ पाता था, तो इम्तिहान छूट जाता था। मैं देहरादून में यहाँ वहां पे छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ा करके गुजारा करता था। 1982 में जब रिजल्ट आया, उसके बाद में मैं देहरादून में ही रहा, ऐसे ही गुजारा करता रहा। क्योंकि अगर मैं गांव चला जाता, मेरा गांव उस समय इलाहाबाद जिला में और आज के कौशाम्बी जिले की सिराथू तहसील के अंदर आता है, तो मुझे कोई आगे बढ़ने का सहारा नहीं मिलता था, इसलिए मैं देहरादून में पड़ा हुआ था। 1983 की मई या जून के महीने में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए अप्लाई किया और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए एडमिशन मिल गया, और इसलिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाने के बाद तो और मुश्किल हो गई। वहां पर ना तो मेरे पास में पैसे थे, ना कोई घर था, ना रहने की जगह थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दोस्तों यारों के साथ में रहकर के गुजारा किया था। उसके बाद मैंने अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल छोड़ दी, और ऐसे ही कभी ग्रेटर कैलाश में, कभी कैलाश कॉलोनी में, कभी कभी साउथ एक्सटेंशन में, कभी यहाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ा करके गुजारा करता रहता था। हम लोग किराए पे सरोजनी नगर में रहते थे, एक मेरा दोस्त भी था। कभी कभी ऐसा होता था कि शाम के टाइम में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, हम लोग भूखे पेट सो जाते थे। इसी दौरान कंपटीशन देते रहे, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया, बैंक्स के एग्जाम दिए, यहाँ वहाँ करता रहा। जून 84 में मैंने आईआईटी में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डाली, और अगस्त 1984 में मेरा आईआईटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया। यहाँ ये बता देता हूँ कि आईआईटी में एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन के लिए वहां पर पहले रिटन टेस्ट था, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स उसमें पास हो जाते थे उनका फिर इंटरव्यू था, और उसके बाद में फिर फाइनली 5 लोगों को सेलेक्ट करना था। तो जब एग्जाम दिया था हमने, उस समय वहां पर करीब 500 से 1000 बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए थे। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे को भी वहां पर
रिटर्न में मैं पास हो गया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट डे जब मैं इंटरव्यू के लिए गया वहां पर, तो वहाँ आईआईटी में पीएचडी के लिए जो इंटरव्यू का तरीका है वो अजीब सा होता है। सारे प्रोफेसर, सारे लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स सामने स्टूडेंट्स के बेंच में बैठ जाते हैं और आपको ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर देते हैं और फिर आपसे वो सवाल पूछते हैं। मुझसे भी सवाल पूछे गए, मैंने जो भी बन पड़ा वो जवाब दिया। मुझे सही बोलूं, वास्तविकता ये है कि मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैं ये चाह रहा था कि मुझे आईआईटी दिल्ली की तरफ से गांव जाने और आने का किराया अगर मिल जाएगा तो आगे कुछ दिन तक चल जाएंगे। खैर, किस्मत अच्छी थी, आईआईटी में एडमिशन हो गया। मैं सरोजनी नगर छोड़ करके आईआईटी दिल्ली की शिवालिक हॉस्टल में आ गया और वहां पर हमारे पीएचडी क्लासेस जो होती थी उनको ज्वाइन कर लिया। पीएचडी के क्लास, प्री पीएचडी क्लासेस जब चली रही थी, उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आदमी यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कुछ बोला जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थितियां बनी, ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिससे मुझे आईआईटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और मैंने आईआईटी छोड़ करके पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। मुझे अभी भी याद है, 23 जून 1985 को मैंने आईआईटी छोड़ करके पंजाब नेशनल बैंक के तालबेहट ब्रांच, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां पर ज्वाइन किया था। उस दिन शायद कनिष्का का क्रैश भी हुआ था। एयर इंडिया कनिष्का क्रैश, जो कनाडा से इंडिया जा रहा था, उसको खालिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया था। 1 महीने बाद, हाँ, वहां पर जाने से पहले, बैंक में जाने से पहले मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम दे रखा था। तो सिविल सर्विस का प्रीलिम में मैं का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया और इसलिए मैंने बैंक भी छोड़ दिया और आकर के दिल्ली में पढ़ाई करने लगा सिविल सर्विसेज की। इस दौरान सिविल सर्विसेज के इम्तिहान देने के दौरान मैंने आईआईटी में रहते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स के इंस्पेक्टर का एग्जाम मैंने दे दिया था और उसका इंटरव्यू भी अप्रैल 1985 में हो गया था। जब मैं इम्तिहान मेन के एग्जाम की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, उसी समय मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कस्टम से, बम्बई कस्टम से, और मैं बम्बई कस्टम्स ज्वाइन करने के लिए चला गया वहां पे। पहले वहां पे फिजिकल हुआ, क्योंकि फिजिकल के बाद में मेरा मेन के एग्जाम आ रहे थे, तो इसलिए मैंने वहां फिर से परमिशन ले ली कि मुझे इम्तिहान के बाद में ज्वाइन किया करवाया जाए, और इसलिए मैं वापस चला आया। मेन का एग्जाम दिया दिसंबर में, 14 तारीख को इम्तिहान खत्म हुआ था, 16 तारीख को मैं जाके बम्बई में कस्टम ज्वाइन कर लिया। अब मैं बताता हूं कि कस्टम में करप्शन होता कैसे है और क्यों इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। जब मैंने कस्टम ज्वाइन किया तो वहां पर हमें 10-15 दिन के लिए ऐसे ही बैठाया गया खाली। कभी कुछ काम देते थे, कभी कुछ काम देते थे। जनवरी के महीने में 86 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। 1 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद में लोगों की पोस्टिंग हो गई। उस पोस्टिंग में मैंने पहली बार देखा कि जो ऑफिसर मेरे साथ का है और वो पोस्टिंग सेक्शन से अच्छे संबंध रखता है। अच्छे संबंध रखता है मतलब पोस्टिंग सेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं उनको की देखभाल करता है। देखभाल का मतलब ये होता है कि अगर हम डॉक्स में हैं तो वहां से जो गेट पे उस जमाने में दारू या सिगरेट जाती थी या कुछ जाती थी उसको होता था, या जो इलीगल पैसा जो गेट पर मिलता है, गाड़ियां जाती थी वहां पर, कार्गो जाता था, उसका उस पैसे को जब वो डिपार्टमेंट के पोस्टिंग सेक्शन से शेयर करता है तभी तभी उसको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने मेन का इम्तिहान दे रखा था, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने हैं। फरवरी के महीने में ट्रेनिंग हमारी जब खत्म हुई, फरवरी के महीने में
गेटवे ऑफ इंडिया पे जो अपोलो बंदर करके एक हमारी पोस्टिंग है, वहां पर एक ऑफिसर है, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं, वो सीबीआई के चक्कर में आ गया। 500 रुपए कुछ मांग रहा था और वो नहीं मिला, सीबीआई ने उसको रिटर्न ट्रैप कर लिया और वो अरेस्ट हो गया। तो वहां पर एक ऑफिसर की कमी पड़ गई, इन्होंने मुझे वहां पोस्ट कर दिया। खैर, हम गेट वे ऑफ इंडिया पे अपोलो बंदर की वो जो चौकी है वहां पे बैठते थे, रात दिन ड्यूटी करते थे। मेरे साथ में दूसरे जो सीनियर ऑफिसर थे, एक देसाई था, दूसरे अरुण देकर साहब थे। अरुण देकर बाद में अप्रेजर बन गए थे। देसाई मतलब एनएम देसाई की बात कर। बंबई में मई से बारिश शुरू हो जाती है, तो मई और जून के महीने में उस ऑफिस में बैठना भी बहुत तकलीफ हो रही थी। और जो हमारे सुपरडेंट विजिट के लिए आया करते थे, वो भी जूनियर होने के नाते हमारे को काफी डांटते थे, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम यूनिफॉर्म नहीं पहनते, तुम यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो, मतलब कुछ भी। और कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जो सामने एक नारियल वाला बैठता था, उसको बोलते भाई किसी नारियल पिलाओ हमारे को, या कुछ ऐसे भी बोलते भाई दारू मंगाओ। तो मैं उनको सीधा बोलता भाई मेरे पास में पैसे नहीं, मैं दारू वारू कहाँ मंगाऊं। मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कस्टम में तमाशा होता है। मतलब जो ऑफिसर स्टूडेंट्स को उस समय खुश रखता था वो सही, बाकी सब तो नालायक हैं। अगस्त के महीने में चूंकि उस समय के एयरपोर्ट में मॉड्यूल 2 आ रहा था, अलग से वहां पे ऑफिसर की जरूरत थी। और उस समय के जो कलेक्टर थे पीके कपूर, उनको ये लगा कि जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको ज्यादा मालूम नहीं होता है और वो करप्ट नहीं होते हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने नए हमारे जो ऑफिसर थे उनको लेना शुरू कर दिया था। तो जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें से पहले के 10 ऑफिसर वहां पर चले गए थे, ज्वाइन कर लिया था हम लोगों ने, हमारे बैच के। और उन्होंने कैसे ज्वाइन किया था, कैसे उनको पोस्टिंग मिली थी, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। हमें भी अगस्त के महीने में वहां पे पोस्ट कर दिया गया, एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे। और अगस्त के लास्ट वीक में मेरे भाई साहब का दिल्ली में देहांत हो गया, इसलिए मैं वहां चला गया। जब वापस आया तब मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि बम्बई एयरपोर्ट में जो सफल ऑफिसर्स हैं, सफल ऑफिसर्स मतलब मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ, सफल ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो दबा के पैसेंजर को से पैसा वसूलें, करप्शन करें। और वहाँ के जो सुपरडेंट्स हैं और जो वहाँ के जो बैच इंचार्ज हैं और जो वहाँ पे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे असिस्टेंट कलेक्टर उस समय हुआ करता था बैच का, या ऊपर जो ऑफिस में जो उनको पोस्टिंग करते थे उनको पैसा था। इस बीच में मेरा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका था, कुछ घपला हो गया, उस चक्कर में मैं सिविल सर्विसेज निकाल नहीं पाया। और मुझे मतलब मजबूरी थी कि वहां पे कंटिन्यू करना पड़ा, ऊपर से भाई साहब की डेथ भी हो गई थी। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू द सर्विस, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट एयरपोर्ट। चूंकि हम लोग नए थे तो हमारे को वहां पर जो साइड पोस्टिंग होती है और टैक्सी गेट होता है, और ऊपर से वो जो सेंट्रल एयरपोर्ट के पास में आईएसी गेट हुआ करता था, इंडियन एयर कार्गो बोलते थे उसको, सॉरी इंडियन एयरलाइंस कार्गो गेट बोलते थे, वहां पर हमारे को पोस्ट करते थे। मैं वहां पर 4-5 महीने रहा। मॉर्निंग में जो हमारी ड्यूटी होती थी वो 7 से होती थी और 3 बजे तक होती थी। आफ्टरनून की ड्यूटी 3 से लेकर के 10 बजे तक होती थी और रात की ड्यूटी 10 से सुबह 7 बजे तक होती थी। तो हमने एयरपोर्ट में वहां पर जो बैगेज है वो तो किया नहीं था, तो अपने को तो कोई पैसे वैसे का तो चक्कर था ही नहीं। और फर्क भी नहीं पड़ता था, तनख्वाह मिलती थी, कम मिलती थी लेकिन मिलती थी, गुजारा चलता था। नवंबर दिसंबर 86 में एडिशनल कमिश्नर थर्सडे नाइट को एयरपोर्ट में जाया करते थे। यहाँ पे थर्सडे नाइट को क्यों जाते थे कि वहां पर थर्सडे नाइट को बहुत भीड़ होती थी, थर्सडे नाइट को बहुत फ्लाइट आती थी और पूरा कंजेशन हो जाता। तो एडिशनल कमिश्नर उस समय रहा साहब थे, एके रहा साहब थे, वो जाया करते थे। तो उन्होंने मेरे को बुला के पूछा कि तुम हमेशा यहीं पे क्यों रहते हो? मैं बोला साहब मुझे क्या मालूम, ये तो जो पोस्ट करते हैं वो देखें। तो उन्होंने जाके कुछ बोला होगा
और उसके बाद में मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई और मैं बैगेज में चला गया। अब बैगेज में जाने के बाद में उस समय के जो हमारा पीआरओ था, पीआरओ का एक चमचा हुआ करता था, असिस्टेंट पीआरओ। उसने पूछा कि अगर तुम्हारे को बैगेज में काउंटर करने हैं तो आपको इतना पैसा पर महीना देना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया। हुआ क्या उससे कि मुझे वहीं पर बैगेज के गेट पे या जो रीएडमिशन काउंटर होता है वहां पे डालना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चलता है। चूंकि मैं मॉडल 1 में पोस्टेड था और मैं पैसे नहीं कमा सकता था, पैसे नहीं दे सकता था, इसलिए इन लोगों ने मुझे दूसरे महीने और दूसरा ये है कि आपको बैच में पैसा देना ही देना है। इसके अलावा आपको ऊपर जो एडमिन ऑफिस है, जो आपकी पोस्टिंग करता है, उनको भी पैसा देना होता है। तो हमने पैसा नहीं दिया, तो इन्होंने बाद में हमारे को उठा करके मॉडल 2 में डाल दिया। मॉडल 2 में भी ऐसे ही चल रहा था। मेरे बैच के कुछ ऑफिसर थे जो बहुत तेज थे, जिनको मतलब जो लोग नौकरी मतलब कस्टम की नौकरी इसीलिए करने आए थे क्योंकि पैसा कमाना है। अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, वो लोग काफी तेज थे, वो बहुत आगे निकल चुके थे। हमें कभी डिपार्चर में, कभी यहाँ कभी वहां डाला करते थे। तो वहां पर एक वेयर हाउस में पोस्टिंग भी होती है, उसमें भी डाला करते थे। कहने का मतलब ये है कि लोग बाग वहां पर पेनाल्टी स्ट्रोक पेनाल्टी कॉर्नर मारते रहते थे, हम देखते रहते थे। घर में जब शादी हो चुकी थी तो वाइफ भी बहुत नाराज होती थी कि बाकी सब लोग कमा रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। मैं ये सोचता था कि ये लोग कमा रहे हैं, इनके पीछे माई बाप है। मैंने तो बहुत स्ट्रगल करके नौकरी पाई थी। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई खुराफात करूं और बाद में फिर अपने पिताजी को परेशान करूं। खैर, एयरपोर्ट 88 में हमारा खत्म हो गया टर्नओवर। उसके बाद में इंटेलिजेंस में चले गए। इंटेलिजेंस में रहे, वहां पर भी जो बॉसेस के नजदीक हुआ करते थे उनको स्ट्राइकिंग फोर्स में रखते थे, उनको रिवार्ड मिलता था। बाकी लोगों को तो वैसे ही यहाँ वहां दौड़ाते रहते थे। 2 साल वहां निकाले। 90 में दोबारा से फिर से एयरपोर्ट पोस्टिंग हो गई। उस समय जब वापस आ गए तो करीब 4-5 साल की सर्विस हो चुकी थी। थोड़ा मतलब 4-5 साल सर्विस के बाद में कस्टम में थोड़ा सा सीनियर माना जाता है। आया वहां पर, गल्फ का वार शुरू हो गया, कुवैत और कुवैत के ऊपर इराक ने जो कब्जा कर लिया था, उसकी लड़ाई उड़ाई शुरू हो गई। एनीवे, उस समय गवर्नमेंट भी बड़ी फ्लूड थी, चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट थी। एक स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे दिग्विजय सिंह बिहार के, वो हुआ करते थे। खैर, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कस्टम में सरवाइव करना है, कस्टम की नौकरी करनी है और अच्छी तरीके से करनी, खुश रहना है, तो आपको करप्ट होना पड़ेगा। अगर आप करप्ट नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको सीनियर ऑफिसर्स को पैसा कमा के देना है। यू आर अ टूल फॉर देम। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी सीबीआई केस करती है तो उसमें कभी किसी डिप्टी कलेक्टर या कमिश्नर का नाम नहीं आता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली पैसा नहीं लेते हैं। पैसा कौन लेता है? इंस्पेक्टर लेवल का आदमी लेता है या सुप्रेंट लेता है, और इसीलिए वो फंसते हैं। और यही मेन कारण है, मैं बता दूं कि इसीलिए कस्टम से करप्शन कभी भी रिकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पैसा जूनियर ऑफिसर के थ्रू कमाते हैं और उसके बाद में सीनियर ऑफिसर उस पैसे को कमा करके इकट्ठा करके दिल्ली भी भेजते हैं, अपनी पोस्टिंग बरकरार रखते हैं। क्योंकि उनको बंबई पोस्टिंग मिली है, बंबई पोस्टिंग में के लिए उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक में पैसे दिए होंगे, मिनिस्टर को पैसे दिए होंगे, क्या जो भी उन्होंने किया हो। तो ये एक चेन है और इस चेन को आप तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक सीबीआई या कोई भी एजेंसी है, एंटी करप्शन एजेंसी है, वो सीनियर ऑफिसर्स को नहीं पकड़ती। जूनियर ऑफिसर्स आर सिटिंग डक, उनको पकड़ करके कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि एयरपोर्ट पे पोस्टिंग हुई, उनके बाद में फिर वापस आए। जब वहां से वापस आए तो फिर इधर उधर अपील में पोस्टिंग दे दी और फिर यहाँ दे दिया, वहां दे दिया। 93 में मेरा जो पोस्टिंग था वो कार्गो कॉम्प्लेक्स हो गया। कार्गो कॉम्प्लेक्स में उस समय एडिशनल कमिश्नर बक हुआ करते थे, एक नारंग साहब हुआ करते थे। तो
केपी मिश्रा साहब एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे। प्रिवेंटिव का जो इंचार्ज थे वो बख्श साहब थे, और जनवरी के महीने में मैं शायद गया था, और 4-5 महीने तक वहाँ पे पोस्टिंग नहीं निकली थी, क्योंकि जो ऑफिसर यूबी सेंटर में थे, यूबी सेंटर मतलब अनअकम्पनीड बैगेज सेंटर में थे, और जो अफसर जहाँ पर भी थे वो सारे के सारे पैसा इकट्ठा होकर के बख्श साहब को पैसा पहुँचाते थे। और बख्श साहब पैसा कैसे लेते थे? बख्श साहब पैसा लेते थे जो एडमिन में हमारे भाटिया साहब, एमजे भाटिया साहब जो सुपरिटेंडेंट थे, और आर एस शर्मा करके वहाँ पर एक सीनियर पीओ हुआ करते थे, वो लोग पैसा इकट्ठा करके पहुँचाते थे। हमारे एसी साहब थे उस समय, असिस्टेंट कमिश्नर जिसे कलेक्टर जब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो एसके तिवारी थे। तो ये सारी एक चेन थी। तो यूबी सेंटर में जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो कमा रहे थे, तो को जरूरत नहीं थी पोस्टिंग निकालने की। बख्श साहब बोलते हैं पोस्टिंग निकालने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जो हमारे दूसरे ऑफिसर थे, उनको था कि भाई हमको यूबी सेंटर नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूं कि डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो प्रमोटिव होते हैं, यानी जो क्लर्क से आते हैं, तो उनको पूरा डिपार्टमेंट का इन एंड आउट मालूम होता है। उनको ज्यादा खुजली होती है, अरे यार कार्गो का टेन्योर खत्म हो रहा है, पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो लोग बहुत झुंझुलाते थे, और उन लोगों में से किसी एक ने कंप्लेन मारी, और उस चक्कर में फिर हमारी पोस्टिंग निकली। मैं ये बता दूं, कार्गो कॉम्प्लेक्स में मैंने 4 या 5 महीने सिर्फ स्विस एयर कार्गो किया है। मतलब स्विस एयर का जो फ्लाइट रात को आता था, मैं घर से निकलता था, रात को एवरीडे फ्लाइट आती थी, तो एवरीडे मुझे जाना पड़ता था। रात को मैं जाता था वहां पर, फ्लाइट अटेंड करता था, वहां से जो भी प्रेशियस कार्गो होता था फ्लाइट से, उसको आके कस्बी सरकार को मैं रख दिया करता था। रात को वहां पर एक ऑफिसर के सोने का कैबिन था, वहां पे सो जाता था, मॉर्निंग में 6-7 बजे वहां से निकल जाता था। तो ये होता था। जब पोस्टिंग आई तो हमें वहां से बैच में डाला गया। बैच में मतलब जो कार्गो यहाँ से जा रहा होता है, कार्गो मतलब कैसा भी कार्गो जा रहा होता है, उसके जो फार्म होते हैं उसके ऊपर आपको साइन करता है। जो फ्रूट और सब्जी जारी होती है वो भी वहां से जारी होती है, तो उसको अफसर एग्जामिन करता है। तो हमारे ऑफिसर्स लोग वहां पर फ्रूट, सब्जी, ये वो सब कुछ जो है उसको मार करके इकट्ठा करते थे, और वो जो AR4 होता है जो कार्गो जाता है, उसके ऊपर ऑफिसर साइन करता है कि ये फ्लाइट में गया, ये फ्लाइट में गया, तो उस वो भी उसका पैसा मिलता है। ये लोग अपना बांटते रहते थे आपस में। क्योंकि बैच में मैं था, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते थे उस समय। अब पूलिंग सिस्टम था वहां पर। पूलिंग सिस्टम में आपको यू कैन नॉट रिफ्यूज, आपको कोई भी काम करना है, ये करना है, आप डायरेक्टली पैसा नहीं ले रहे हो तो भी आपको पैसा लेना पड़ेगा। अगर आप मना करोगे तो आपकी कंप्लेन हो जाएगी, या कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी करके आपको बहुत हैरास करेंगे। तो मरता क्या ना करता, वहां पर आपको पैसे लेने ही पड़ते थे। वहां से जब पोस्टिंग और से दूसरी पोस्टिंग हुई, तो हमारे को वहां से शायद यूबी सेंटर में डाला गया। यूबी सेंटर में हम, चूंकि मुझे पैसा डायरेक्टली कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो मेरे को हमेशा वहां पर एंथोलिकर करके एक सुपरडेंट हुआ करता था, मर गया, बहुत हरामी था वो। तो बहुत परेशान करता था, मतलब पैसेंजर को हरास करना, ये करना, वो करना। एक दिन उसने, एक पैसेंजर था, सिंधी था पैसेंजर, उससे पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं दिया पैसेंजर ने, और उसने कंप्लेन मार दी, और मैं फंस गया, क्योंकि मैं उसके कार्गो को, उसके जो बैगेज आया था उसको क्लियर किया था। मेरी पेशी हुई कमिश्नर के पास में, मेरी पेशी हुई एडिशनल कमिश्नर के पास में, मेरी पेशी विजिलेंस ने मेरी स्टेटमेंट लिया। क्योंकि मैंने पैसा लिया ही नहीं था, तो ये मांगा ही नहीं था, तो मेरे कोई मतलब नहीं उठता था। खैर, यहाँ पे ये बता दूं कि जो रियल कल्प्रिट होता है, जो पैसा मांगता है, उसका कुछ नहीं होता। इंतुलकर साहब का कुछ नहीं हुआ, और मुझे बिना मतलब में हरास किया गया। खैर, मेरा हुआ कुछ नहीं, बाद में एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि हाँ मैंने पैसा लिया है। मैंने पैसा दिया नहीं है, तो वो अंतुलकर के पास कैसे पहुंचेगा, इस तरीके से करके फाइल बंद कर दी। वहां से लास्ट में शायद मेरी पोस्टिंग फिर से वेयर हाउस में हुई। वो इंडियन लाइंस का एक वेयर हाउस है साइड में, वो पाइपलाइन के बगल में है, सहार में, वहां पर था। वहां पर मेरे साथ में एक मराठी ऑफिसर था, दोनों हम साथ में बैठ करके वहां पे डॉक्यूमेंट क्लियर करते थे। ये होता था, तो जो भी पैसा मिलता था वो कमाता था, लेता था, हमें भी कुछ दिया करता था। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप पैसा डायरेक्टली नहीं भी लेते हो, तो भी आपको पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि आप उस सिस्टम के पार्ट हो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चूंकि एक चेन बंधी हुई है,
जूनियर ऑफिसर पैसा कमा करके सीनियर ऑफिसर को देता, सीनियर ऑफिसर कमा के और सीनियर ऑफिसर को देता, वो सीनियर ऑफिसर कमा करके मिनिस्टर तक पहुंचाता है, दिल्ली तक पहुंचता है। दूसरा, एक ग्रुप है, ग्रुप में 8 ऑफिसर्स हैं, तो सारे के सारे एक कोई काम कर रहे होते हैं और वो वहां पे पूलिंग सिस्टम है, जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर स्पीड मनी बोलते हैं, जो कस्टम में मिलती रहती है, उसको इकट्ठा कर देते हैं, बाद में मॉर्निंग में उसको बांट देते हैं, या जब भी मतलब खत्म होता है उसको बांट देते हैं। तो आप यू कैन नॉट अवॉइड दैट, अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो ये लोग कंप्लेन मार देते हैं और आप फंस जाओगे। तो इट इज बेटर टू सेल विद द विंड, क्या मतलब टाइड। तो खैर 93 का जो टेन्योर है एयरपोर्ट का खत्म हुआ, उसके बाद में 94 में मेरे को बॉम्बे डॉक्स में डाला गया। वहां पर भी वही तमाशा है, 3 ऑफिसर थे, अगर आप नखरा करोगे, नहीं आप ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करोगे तो आपको साइडलाइन कर देंगे। मतलब कुछ भी है, आपको अगर आप कस्टम्स में हो तो इवन इफ यू आर ऑनेस्ट यू हैव टू बी इन द सिस्टम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द मनी लाइक। तो डॉक्स में हमने ड्यूटी किया, वहां पर मेरे साथ में शायद लोपेज और एनबी राव थे, हाँ एनबी राव थे, 12 में थे हम लोग। ये लोग बोर्डिंग करते थे, वहां से दारू लेकर के आते थे, वहां से दुनिया भर का सामान लेकर के आते थे। सो मच सो दैट लेट मी स्पीक दैट वे कि ये लोग दारू ले जाकर के बाहर बेचा भी करते थे, और जो वहां पर ईपी कॉपी होती थी उसको सिग्नेचर विग्नेचर करने में भी इनको कुछ पैसे मिलते थे, उस पैसे को पूल करके ये लोग दिया करते थे, हमें भी साइन करने पड़ते थे। तो ये हुआ। उसके बाद वहां से हमारी पोस्टिंग हो गई यूबी सेंटर में। ये 1995 के बाद 10 साल की सर्विस हो चुकी थी उस समय तक। 1995 में जब हम यूबी सेंटर में पहुंचे तो वहां पर हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट होते थे मिस्टर विपिन बाबीसी और एम ए गीते, वहां पर भी काफी तेज तर्रार ऑफिसर गए थे। उन लोगों ने वहां पर एक सिस्टम बना के रखा था कि जो पैसे देने वाला जो बैगेज आएगा उसको इस ऑफिसर को दिया जाएगा, जो पैसे देने वाला नहीं होगा वो इसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है, चलता रहा। जून 95 के आसपास में बाबीसी साहब ने उस समय के कमिश्नर शेखौन को पटा करके यूबी सेंटर का टेंडर बढ़वा लिया, और उस चक्कर में कुछ डिस्कंटेंट लोग थे जिन्होंने सीबीआई को कंप्लेन कर दी, और यूबी सेंटर में जून के महीने में, जुलाई के महीने में रेड हो गई, और उसमें कम से कम 10-15 ऑफिसर, 7-8 ऑफिसर फंस गए। अब इसका इल्जाम मेरे ऊपर आया कि मैंने उस समय के जो एसपी थे वाईपी सिंह, उनको मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, और इस चक्कर में सीबीआई की रेड हो गई, मेरे को वहां से यूबी सेंटर से निकाल दिया गया, क्योंकि सिस्टम हैज टू रन, मशीन हैज टू रन, पैसा कमाने और रुकना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है। और जो पैसा कमाने के धंधे से हटके काम करता है उसको साइडलाइन करना है। तो यूबी सेंटर में काम बंद हो गया, तो उनको लगा था कि हाँ बीबी सिंह का जो है वो वाईपी सिंह से संबंध अच्छा है, तो इसको हटा देते हैं वहां से। जब उनसे हटा दिया तो फिर वहां पे बैक टू स्क्वायर वन हो गया, दबा के कमाई दमाई शुरू हो गई। खैर हम अपना निकल गए, हमें क्या फर्क पड़ता था, हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे क्या, हमारी कोई नौकरी तो नहीं लेता था। मुझे तो सबसे बड़ी बात थी कि आई वांटेड टू बी सेफ इन द सेंस कि मैं अपने पिताजी को और घर वालों को बदनाम नहीं करना चाहता था कि मैं किसी चक्कर में फंस जाऊं। इसलिए ऐसा नहीं था कि जहां पे पूलिंग से पैसा मिलते थे उसको लेता था, लेकिन डायरेक्टली मैं किसी से ये बोल करके स्मगलिंग करवा के पैसा नहीं लिया करता था। हाँ, इस समय ये बता देता हूँ कि इंटेलिजेंस में जब मैं गया था तो वहां पर भी मैंने देखा कि जो बड़े बड़े सिल्वर के या गोल्ड के केसेस हुए हैं उसमें भी वो पिक एंड चूज होता था। जिस जिस स्मगलर से कंसाइनमेंट क्लियर करने के लिए सीनियर ऑफिसर को पैसा मिल जाता था, वो कंसाइनमेंट वो पकड़ते नहीं थे। जहां पर नहीं मिलता था, या जो इन्फॉर्मर है वो क्रॉस कर गया, दूसरे के कंसाइनमेंट को बता दिया, बोला साहब मेरा कंसाइनमेंट छोड़ दो, मैं दूसरे कंसाइनमेंट को पकड़वा देता हूँ, तो उस तरीके से नाटक चलता था। और एक गुंडों का गैंग इकट्ठा करके रखा था, हेडक्वार्टर यूनिट हुआ करता था उसमें। मैं प्रैक्टिकली यही बोलता हूँ, गुंडों का गैंग इकट्ठा हो रखा था कि जो कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते थे, और सिर्फ रिवार्ड कमाने के लिए और ऑफिसर्स को खुश करने के लिए।
खैर यूबी सेंटर में पोस्टिंग हमारी हुई, से हट गए हम लोग। उसके बाद में यहाँ वहाँ घूमता रहा। फिर 97-98 में एयरपोर्ट में डाला गया। उस समय तक हम लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम बनने की। 11 साल 12 साल नौकरी के लिए हो गए थे, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो उसी लड़ाई के चक्कर में कोर्ट केसेस में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में बिजी रहता था। लोग बाग अपना पैसा कमा करके देते थे, वकीलों को पैसा दिया करते थे। 98 के मार्च के महीने में हमारा प्रमोशन हो गया, हम सुप्रीम बन गए। सुप्रीम बन गए तो 4 पट्टी लगी। उसके बाद में थोड़ा-सा गस्टेड होने के बाद में थोड़ा-सा ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा प्राइड फील होता है। तो वो शुरू हो गया। लेकिन सुप्रीम बनने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऑफिसर था, जो हमारे सुप्रीम हुआ करते थे, उनके बीच जो रिलेशन हुआ करता था, वो रिलेशन मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑफिसर इज इनकेपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम द पैसेंजर। तो सुप्रीम हैज टू प्ले अ रोल। और मेरे को वो तरीका नहीं मालूम था कि मतलब पैसा मांगना पैसेंजर से, मैं उस बात को ऐसा नहीं समझा मैं भीख मांग रहा हूँ। अभी भी मैं डायरेक्टली किसी से पैसा नहीं मांग सकता किसी बात के लिए भी। अगर मैं मतलब मुझे लगेगा मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं पैसा नहीं मांग सकता किसी से कि भाई मुझे पैसा दे दो और तुम्हारा मैं एक काम कर देता हूँ, मतलब नहीं उठता। दैट इज आई डोंट नो, मेरा माइंडसेट नहीं है वो। लेकिन वहां पर जो सिस्टम चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन, जहां पर कि आप नीचे वाले ऑफिसर जो है वो पैसा कमा रहे होते हैं। दे आर जस्ट लाइक लेबर ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, और जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो उनसे आराम से पैसा ले रहे होते हैं। फिर वो पैसा लेके कहाँ पहुंचा रहे होते हैं वो एक अलग बात है। एनीवे, तो जो तमाशा चल रहा था उस को क्या बोलेंगे। मैं एयरपोर्ट का ड्यूटी पूरा किया, सुप्रीम बन गया। वहां पर मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम वॉक थ्रू में रखते थे। वॉक थ्रू में जहाँ पर ग्रीन चैनल जिसे बोलते हैं, जो पैसेंजर आते हैं और जो समझते हैं कि हमारे पास में ड्यूटी का सामान नहीं है, उनको आप भेज दो। वो लोग मशीन वशीन में सामान में माल डाल करके निकल जाते थे, और बाकी दूसरे जो इनके पास में आपको लगता है कि हाँ उनके पास में ड्यूटी का पैसा है, उनको आप काउंटर में रेड काउंटर में भेज दो। वहां पर मैंने देखा कि जो सुपरेंट लोग हैं उस समय, उनका पूलिंग सिस्टम हो गया था, इंडिविजुअल नहीं होता था। सब सुप्रेंस लोगों का एक पैसा इकट्ठा होता था। उसके बाद में जो भी बैच में है, चाहे वो वॉकथ्रू में है, रेड चैनल में है, चाहे कहीं पर भी, उसको डायरेक्टली मिलता था। कुछ सुप्रेंट ऐसे थे जो डायरेक्टली ऑफिसर से पैसा मारते थे, वो एक अलग बात है। बट जो पैसा ऑफिसर सिपाही को दिया करता था या सिपाही कलेक्ट करता था, उसमें से वो कुछ परसेंटेज सुप्रीम को दिया करता था। तो उसमें से हम लोगों को 97-98 में भी कुछ पैसे मिला करते थे। आई डोंट डिनाई कि ये जो पूलिंग वाला पैसा था, मैं उसको नहीं लेता था, उसको लेना ही पड़ता था। अब क्या करोगे? अब उसको आप अगर करप्शन बोलते हो तो आई एम करप्ट, क्योंकि इफ यू आर in a dirty water, then your entire body and your attire has to be dirtied। वो तो वैसे ही होता है। तो ये हुआ। अब वहां से निकलने के बाद में हमें इंटेलिजेंस में पोस्ट कर दिया गया, सॉरी बॉन्ड में पोस्ट किया गया। बॉन्ड में मैं काजूपाड़ा और भयंदर ब्रांच में बॉन्ड में था, जहां पर मेरा ऑफिसर हुआ करता था। वो ऑफिसर वहां पे दिल्ली जाता था, वहां पे जो भी पैसे मिलते थे, उसने मेरे से पूछा, साहब ये जो पैसे मिलते हैं आपको महीने में देना पड़ता है? मैंने कहा नहीं, तुम एंजॉय करो, मुझे नहीं पैसे चाहिए। तो 99 में मैं वहां पर था, और मेरे जो ऑफिसर थे उन लोगों ने एंजॉय किया वहां पर जो भी था। मैं जाता था उनके साथ में, लेकिन वो लोग बोलते भी थे कि मतलब हम लोगों ने, जो क्लर्क से आए थे उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने पहली बार देखा कि एक ऐसा ऑफिसर है जो पैसा नहीं लेता है। खैर 2000 में इंटेलिजेंस में पोस्ट कर दिया गया। इंटेलिजेंस में हम रहे। वहां पर हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे एसआईबी में, उनका धंधा अलग था। वो अप्राइजर से प्रमोट हुए थे, तो वो उनको मालूम था किस तरीके से पैसा कमाना है, क्या करना है। बट खैर 3 साल निकल गए। 2003 में वहां से जब मैं निकला, उस समय तक मेरे भाई साहब की और मेरे पिताजी की डेथ भी हो चुकी थी। तो
डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि कौन ऑफिसर रियली ईमानदार है, ये रहता है। ठीक है, ईमानदार की कदर वैसे नहीं होती है, मतलब नॉर्मल सोसाइटी में, जो नॉर्मल सोसाइटी इन द सेंस ऑफिसर सोसाइटी है, उसमें यू आर ऑड मैन आउट। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो लोग आपको थोड़ा-सा कदर करते हैं। तो इसीलिए 2004 में मेरे को विजिलेंस डायरेक्टरेट में पोस्ट कर दिया गया और वहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सूरत में जो रिबेट फ्रॉड रोका था, उसकी फाइल मेरे पास में थी। उसमें कुछ 40, 42 या 45 ऑफिसर्स को दिसंबर 2004 में हमने सस्पेंड करवाया। जब सस्पेंशन का रिवोकेशन का टाइम आया, उस समय वहाँ पर गड़बड़ हो गई। इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर मारा कि आप लिखिए कि इनका सस्पेंशन रिवोक किया जाए। मैंने कहा मैं नहीं लिखता। और वहीं से मेरा जो एडीजी था, एडीजी थी रादर, उससे मेरा पंगा शुरू हो गया और शी वांटेड दैट आई शुड बी आउट बिकॉज़ आई एम नॉट अ टीम मैन। टीम मैन क्या होता है? जो करप्ट का सहायता करे, जो ये लोग खुराफात करते हैं, उसको खुराफात को सहता रहे। हाँ, इस बीच में एक बात और बता देता हूँ कि एक ऑफिसर है, जो डिपार्टमेंट में आज की डेट में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में है। वो किसी ज़माने में आईएमए में जेंटलमैन कैडेट हुआ करता था और वहाँ पर उसको मेडिकल ग्राउंड से निकाल दिया गया था। अब वो ऑफिसर जेंटलमैन कैडेट होने के नाते एक्स सर्विसमैन हो नहीं सकता, लेकिन उसने एक्स सर्विसमैन बनकर के कस्टम में नौकरी ज्वाइन की 92 में। और जो जहाँ का था वहाँ से मैं हूँ, तो मैं उसके बैकग्राउंड मुझे मालूम था और वो भी मेरे बारे में जानता था। लेकिन जिस तरीके से उसने डिपार्टमेंट को लूटा है, वो डिपार्टमेंट ही जानता है और वो खुद जानता है। जिस घर में शाम को खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, आज की डेट में उनके पास में डिफरेंट सिटीज में बड़े-बड़े फ्लैट हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, भाइयों के पास भी प्रॉपर्टी है, माँ के पास भी प्रॉपर्टी है। ये सब कस्टम की करामात है। तो 2004-5 के पास में डिपार्टमेंट में एक कंप्लेन आई, जब और वो कंप्लेन थी कि इस ऑफिसर ने गलत तरीके से नौकरी ज्वाइन की है, मिसरिप्रेजेंट किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने मेरे पास में दे दिया। क्योंकि मैं इसको पहले से जानता था, इन फैक्ट दैट आई हेल्प्ड हिम इन गेटिंग द जॉब आल्सो। उसके एग्जाम के बारे में मैंने पूरा उसको सहायता किया था। तो वो उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैंने जानबूझ करके उसके खिलाफ कंप्लेन की है, और उसने हमारे जो एडीजी हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के थे, उनको पैसा-वैसा दे करके मुझे वहाँ से ट्रांसफर करवा दिया। मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी यहाँ बनाई है, उतना प्रॉपर्टी वहाँ बनाई है, ये है, वो है, और मैंने जो एसआईबी इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें कुछ 4 साढ़े 4 करोड़ रुपया ले लिया है। बस उसके बाद में फिर हमारा इतिश्री हो गया, हमारे को यहाँ-वहाँ डालना शुरू कर दिया। मैंने लॉ जॉइन कर लिया, लॉ कर लिया पूरा। उसके बाद में 2009 में नौकरी के लिए जब नौकरी से इस्तीफा देने की डाली, तो बोले भई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। कैसे भी करके डिपार्टमेंट से मैंने जान छुड़ाई और मैं बाहर आ गया। मैं इतनी सारी कहानी सुना कर के आपको बोर नहीं करना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप एक जगह पे शांति से बैठ के सोचेंगे कि कस्टम में करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो जब नौकरी ज्वाइन करते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनको करप्ट करता है। उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएँ। जब उनको सीनियर ऑफिसर बोलेगा कि एक काम करो, आप इस पर्टिकुलर आदमी से या इस पर्टिकुलर बिज़नेसमैन से या इस पर्टिकुलर स्मगलर से आप 5 लाख रुपया ले लो और 4 मुझे दे देना, 1 अपने पास में रख लेना। तो वो आराम से हो जाएगा। वो क्या सोचता है कि मेरे ऊपर मेरे सीनियर ऑफिसर का हाथ है। आप जिस कैडर में हम थे, उनको प्रिवेंटिव कैडर बोलते हैं। दूसरा एक कैडर है जिसको एग्जामिनर और अप्राइज़र होते हैं। वहाँ पर तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट। दिन में एक अप्राइज़र और एक एग्जामिनर हो सकता है करोड़ रुपया भी कमा सकता हो। बट वो करोड़ रुपया कमाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि वो करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन करोड़ रुपया क्या अपनी जेब में थोड़ी रखता है। उसके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है या जो डिप्टी कमिश्नर होता है या जो जॉइंट कमिश्नर होता है या एडिशनल कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, उनको भी तो पैसा मिलता है।
नॉर्थ ब्लॉक में जो मिनिस्टर बैठा है, जिसने कमिश्नर को मुंबई में पोस्ट करके रखा है, उसको भी तो पैसा चाहिए। उसको पैसा कहां से मिलेगा? ये लोग मैनेज करके, पोस्टिंग मैनेज करके बंबई में, दिल्ली में आते हैं और उसके बाद में अपने हेचमैन कलेक्टर के थ्रू पैसा कमाते हैं। और वो कलेक्टर कौन होते हैं? हमारे डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिसर, सुपरडेंट, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, अप्राइजर, यही लोग होते हैं जिनसे पैसा कमा करके ये वो करते हैं। तो जब तक कोई भी आउटसाइड एजेंसी किसी भी केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को जेल में नहीं डालेगी और उनके खिलाफ पीएमएलए एक्शन नहीं होगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब तक नहीं जब्त होगी, तब तक करप्शन नहीं खत्म हो सकता। ये मैं बता सकता हूँ। जहां तक विजिलेंस डायरेक्टरेट की बात है, कस्टम का विजिलेंस डायरेक्टरेट इस नपुंसक इंपोर्टेंट है। वो वहां पर ऑफिसर पोस्ट किए जाते हैं। उनका इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि अगर केस को नंबर ऑफ फाइल्स बनानी है तो एक जूनियर ऑफिसर को पटक दो, उसको रगड़ दो, उसके ऊपर मेजर पेनल्टी मार दो, उसके ऊपर माइनर पेनल्टी मार दो। लेकिन अपने कैडर को, जो डायरेक्ट बंदा आया है सेलेक्ट होकर के, उसके खिलाफ आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर आप उंगली उठाओगे तो आपकी उंगली काट दी जाएगी, तोड़ नहीं दी जाएगी, काट दी जाएगी। ये होता है। मैंने देखा है रिबेट केस में एक डॉक्टर मीना करके डायरेक्ट ऑफिसर था सूरत का, उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट था। मेरी एडीजी मिर्जा शाह ने मुझे मना किया कि ये डायरेक्ट है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक सीनियर ऑफिसर थे मिस्टर एसपीएस पुंडीर, उनके खिलाफ करप्शन की पूरी पूरी कंप्लेन आई थी कि वो भूला भाई देसाई मार्ग पे उनका घर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उस फाइल को दबा दिया गया, कुछ नहीं किया गया। तो विजिलेंस डायरेक्टरेट जो डिपार्टमेंट का है वो काम नहीं करता है। उसको सिर्फ ये किया जाता है कि हाँ, वीबी सिंह के खिलाफ कंप्लेन आई है, वीबी सिंह ने विजिलेंस डायरेक्टरेट में काम किया है, तो वीबी सिंह की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और वीबी सिंह के खिलाफ चार्जशीट इशू कर दो। लेकिन जो वास्तविक में जो करप्ट हैं, जो दिल बंबई की नारायण दाभोलकर मार्ग में जो रहते हैं, जो हैदराबाद स्टेट में रहते हैं, जो राला कॉलोनी में रहते हैं, जो फाई गार्डन में रहते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो दे आर नेक डीप इनटू करप्शन। उनके खिलाफ सीबीआई भी कुछ नहीं करती, क्योंकि सीबीआई के जो ऑफिसर होता है वो आईपीएस होता है और ये भी आईआरएस होते हैं। ये आईपीएस आईआरएस भी मिले होते हैं एक दूसरे को और ये पैसा देते रहते हैं। सीबीआई के ऑफिसर को आप ये मत समझो कि बहुत ईमानदार हैं वो लोग, वो भी नंबर एक करप्ट है। तो मैंने जो ये 40 मिनट का जो मोनोलॉग दिया है, उसका मेरा जो लबो-लुआब यही है कि अगर मोदी जी को या किसी भी फॉर दैट मैटर मिनिस्टर को करप्शन कस्टम डिपार्टमेंट से बाहर रखना है, करना है, तो ये आवश्यक है कि आप जहां पर भी कोई भी केस पकड़ा जाता है, अगर मान लीजिए कि किसी इंस्पेक्टर को किसी करप्शन केस में पकड़ लिया, तो स्ट्रेट उस कमिश्नर को, ज्वाइंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दो और उसकी इंक्वायरी शुरू करो। 6 महीने तक हो या साल भर तक हो, आपको पक्की बात है, उसको 3rd डिग्री करो या कुछ भी करो, लेकिन ये पक्की बात है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, इसमें ये जो नीचे जो पैसा इकट्ठा हो रहा था वो सीनियर ऑफिसर के कहने पर हो रहा था और सीनियर ऑफिसर को जाना था। 2010 में मुझे चार्जशीट दी है, 2023 हो गया, अभी तक इन्होंने चार्जशीट के ऊपर फैसला नहीं लिया। मैं करप्ट था तो फैसला ले लेते ना, कर देते ना। मेरा बंटा ढार क्यों नहीं कर रहे हैं? पड़ा हुआ नॉर्थ ब्लॉक में सब कुछ ऐसे ही, क्योंकि मैंने करप्शन नहीं किया था। दैट वाज अ कंस्ट्रक्टेड स्टोरी which was cooked up by the department to screw me because I was not corrupt and I was taking all these corrupt officer of the custom by hand। वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाए थे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आप इसके बारे में सोचिए। सोसाइटी में रहते हुए हिंदुस्तान के पैट्रियोटिक नागरिक
होने के नाते आपका भी कर्तव्य है कि इसके बारे में सोचिए। और कहीं पर भी आपके आसपास में भी कोई अगर कस्टम्स वाला हो या जीएसटी वाला ऑफिसर हो, उसके ऊपर नजर रखिए। अगर आप देखें कि वो अनयूजुअली धनाढ़ बन रहा है, रिच बन रहा है, उसकी बीबी जो है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रही है, ये हो रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है आप डायरेक्टली सोशल मीडिया में लिखिए, ट्विटर में लिखिए और पीएमओ को टैग कीजिए, सीबीआई को टैग कीजिए, सोशल मीडिया में लिखिए, जहां पर भी हो इनको एक्सपोज करिए, नंगा कर दीजिए, तब जाके ये लोगों का करप्शन ठीक होगा। और स्पेशली नजर रखिए सीनियर ऑफिसर के ऊपर, जो कमिश्नर लेवल के हैं, एडिशनल कमिश्नर लेवल के हैं डिपार्टमेंट में, उनको ऊपर नजर रखिए। वो भी आपके आसपास में कहीं हिंदुस्तान में रहते ही होंगे, वो भी आपके रिश्तेदार ही होंगे। अगर आपके रिश्तेदार भी हैं तो ये मत सोचिए कि वो आपका भला करता है। ये लोगों ने, इन करप्ट लोगों ने बंबई में मार्च के महीने में ब्लास्ट करवाया है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, करप्ट लोग जो हैं ना, कस्टम्स के करप्शन, जो कस्टम में जो करप्ट ऑफिसर्स है, दे आर रियल एनिमी ऑफ द नेशन। उनके ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि इनकी एक इधर से उधर हुई और देश में बम फट जाता है। ये आप लोग समझते नहीं हो, इसको समझो और इनके खिलाफ अच्छी तरीके से मुहिम चलाओ सोशल मीडिया पे। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली किसी को कंप्लेन करोगे, मान लो सीबीआई में कंप्लेन करते हैं, सीबीसी में कंप्लेन करते हैं, तो ये साले करते क्या है, ये पहले जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है उसको बोलते हैं, ए फला आदमी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है, जाकर के उसको पटा ले। एंड योर, अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपकी जिंदगी जो खतरे में हो जाती है। सोशल मीडिया में मारो, आप अपना टैग बना करके मारो, दो चार लोगों को बोलो कि ठीक इसको यो करो, जाने दो उनके पास में। तो अगर सोशल मीडिया में जाता है तो गवर्नमेंट को भी ऐसे नाक बंद हो जाती है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है इसके बारे में कुछ तो कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लिखो। और अगर आपके पास में डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, सीधा का सीधा है, तो कंप्लेन करो। और अगर कंप्लेन के खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो जहां पे आपने कंप्लेन किया उसके खिलाफ कंप्लेन करो। और ये टाइम है, जुलाई का महीना है, अगले साल जून के महीने में या मई के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। इस समय आपको अच्छी तरीके से मौका मिला है कि गवर्नमेंट में जो भी ये करप्ट एलिमेंट हैं, इनको आप टाइट करो। और देखो कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं मैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ता हूं, अगर नहीं एक्शन लेता है तो प्राइम मिनिस्टर को रगड़ो, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो करप्ट। ये सोचो। ओके, लंबा हो गया वीडियो, 47 मिनट का हो गया है, मैं बंद करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ में सोशल मीडिया में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।